आज के इस वीडियो में हम जो है वो माइक ग्लैम के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली आपने माइक ग्लैम की जो टीवी कमर्शियल्स देखी होगी श्रद्धा कपूर के साथ में। माइक ग्लैम क्या है, वो एक D2C ब्यूटी कॉस्मेटिक ब्रांड है जो कि नायका और पर्पल के साथ कंपटीशन करता है। माइक ग्लैम कैसे स्टैंड आउट कर रहा है मार्केट के अंदर, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या है, उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे, आप देख रहे हैं मास्टर। सबसे पहले ये जानेंगे कि माइक ग्लैम का बिजनेस मॉडल क्या है। देखो, माइक ग्लैम का जो बिजनेस मॉडल है ना, वो है D2C बिजनेस मॉडल, यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल। लेकिन वेट, सबसे पहले जब 2015 में माइक ग्लैम की शुरुआत हुई थी ना, तब इसका जो बिजनेस मॉडल था ना, वो D2C नहीं था, तब ये ODS था, यानी कि ऑन डिमांड सर्विसेज बिजनेस मॉडल। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जब आपको आपके घर के अंदर जो है AC खराब होता था, तो जब आपको AC रिपेयर करने वाला चाहिए था, तो आप क्या करते थे, आप जो है वो बाजार में घूमते थे, मार्केट में घूमते थे, AC रिपेयर वाले करने वाले को बोलते थे कि भैया आओ और हमारा AC जो है वो रिपेयर करके दो, राइट। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे स्टार्टअप बढ़ने लगे, जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ने लगा, वैसे वैसे अर्बन कंपनी नाम की कंपनी बड़ी होने लगी। अर्बन कंपनी क्या करती है, वो आपको कुछ ही सेकंड के अंदर जो है वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फिर चाहे वो सलून की सर्विस हो, फिर चाहे वो AC रिपेयरिंग की सर्विस हो, राइट। इसे कहते हैं ऑन डिमांड सर्विस बिजनेस मॉडल। ये सेम बिजनेस मॉडल जो है वो माइक ग्लैम फॉलो करता था, लेकिन वो आपको सिर्फ ब्यूटी एंड स्पा का सर्विस जो होता था ना, वही आपको प्रोवाइड करता था। जैसे कि अगर आपकी वेडिंग वगैरह होती है, तो आप जो है बड़े आराम से माइक ग्लैम के ऊपर जाके जो है वो ब्यूटी टेलर्स को हायर कर सकते थे, जो आपको अच्छा खासा मेकअप वगैरह प्रोवाइड करते थे, स्पा वगैरह जो है प्रोवाइड करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हो गया, ग्लैम को जो है ना वक्त के साथ साथ ये पता चल गया कि भैया ये जो बिजनेस मॉडल है ना, ये इतना सस्टेनेबल नहीं है, हमको डायरेक्ट कंपटीशन झेलना पड़ रहा है। अर्बन क्लैब से भले ही हम एक पर्टिकुलर निश में काम कर रहे हैं, तो भी हमारा पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर जा रहा है। क्यों ना हम एक काम करें, हम ब्यूटी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट को सेल करें खुद बना के। तो ये क्या करते थे, ये जर्मनी से जाते थे, जर्मनी इटली में ये जो है ना वो सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बनाते थे, मंगाते थे और इंडिया में आके बेचते थे। तब इन्होंने देखा था कि नायका और पर्पल जो है ना काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहा है, तो इन्होंने D2C सेक्टर के अंदर एंट्री कर ली। शुरुआत के अंदर इनको ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी नहीं पड़ी, क्योंकि तब जो है ना ये D2C सेक्टर के अंदर ब्यूटी कॉस्मेटिक जो सेक्टर था ना, ये इतना बूमिंग नहीं था। नायका और पर्पल जैसी कुछ कंपनियां थी, मिंत्रा फैशन था, फ्लिपकार्ट फैशन था, अमेजॉन फैशन भी था, बट ये इतना टारगेट नहीं करते थे जितना नायका और पर्पल करता था। माइक ग्लैम उस ऑडियंस के अंदर आ गया। शुरुआत के अंदर 400% की ग्रोथ रेट देखने को मिली, 150 करोड़ का मंथली रेवेन्यू माइक ग्लैम ने लिया। बट वक्त के साथ साथ जैसे ही कंपटीशन बढ़ने लगा, जैसे फेसबुक और गूगल ने अपने रिसर्च पेपर के अंदर ये बात रिवील की कि ब्यूटी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स जो है वो ब्यूटी कॉस्मेटिक के रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, 1.5 गुना व्यूवरशिप बढ़ चुकी है ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से अल्टीमेटली कंपटीशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, क्योंकि वो जो रिसर्च थी ना, वो अल्टीमेटली गूगल और फेसबुक ने प्रोवाइड की थी, जो कि एक काफ़ी ट्रस्टेड सोर्स था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा, काफ़ी ज़्यादा एड्स लगने लगी। ज़्यादा एड्स लगी, इसका मतलब ये होता है कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन जो है वो बढ़ जाता है। माइक ग्लैम के साथ में एक प्रॉब्लम हो रही थी कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन बढ़ रहा था, लेकिन रिटेंशनशिप घट रहा था। लो टाइम जो लाइफ टाइम वैल्यू थी वो काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी थी। इसके वजह से उसको जो है वो मार्केट में स्टैंड आउट करना एक तरीके से मुश्किल हो चुका था। तो उन्होंने इस्तेमाल की पहली बिजनेस स्ट्रेटेजी, जिसे मैं कहता हूँ बैड बिजनेस स्ट्रेटेजी। मतलब ये नहीं होता है कि ये स्ट्रेटेजी बुरी है या फिर खराब है। बैड एक्चुअली 3 डिफरेंट वर्ड है, जिसे कहते हैं बूस्टिंग, ऑटोमेशन, डेवलपमेंट। ये 3 डिफरेंट वर्ड है, 3 डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसे हम एक एक करके समझेंगे। बूस्टिंग का मतलब होता है बूस्टिंग कन्वर्जेंस। बूस्टिंग कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, आपके जो भी हाईली परफॉर्मेंस एड कैंपेन्स है, आपको उन्हें आपको जो है उनकी कन्वर्जन रेट को बढ़ाना है। कैसे? उसे बूस्ट करके, उसके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करके, और आपको उन कैंपस को कंप्लीटली बंद कर देना है जो कि बिल्कुल भी लो चल रहे हैं, बिल्कुल भी बकवास चल रहे हैं, इसके ऊपर सिर्फ पैसा बर्बाद हो रहा है, कन्वर्जन नहीं मिल रहा है। आपको कोशिश करनी है कि आप अपना कन्वर्जन रेट को कम से कम 20% के आसपास लेके जाओ। माइक ग्लैम का जो कन्वर्जन रेट है उसके एड कैंपेन्स के ऊपर, वो लगभग 20% का होता है और मिनिमम 11 से 13% का होता है, राइट। इसके वजह से क्या होता है, अगर 1 लाख कस्टमर देखते हैं तो 20,000 कस्टमर जो है वो माइक ग्लैम के प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है फनलिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, तो इसीलिए आता है ऑटोमेशन, यानी कि ऑटोमेटिव। यहाँ पे माइक ग्लैम क्या करता है, उसने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑटोमेटिव टूल लगाए हुए हैं, जैसे कि वेब इंगेज। वेब इंगेज क्या करता है, वेब इंगेज जो है वो डेटा एनालिटिकल टूल है। वो क्या करता है, कस्टमर के डेटा के हिसाब से प्रोडक्ट सजेशन करता है माइक ग्लैम के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर कोई लेडीज़ है, उसे जो लिपस्टिक देखनी है, उसने हाल ही में लिपस्टिक के लिए सर्च किया था रेड कलर के लिपस्टिक के लिए, तो माइक ग्लैम का प्लेटफॉर्म जो है ना उसे मोस्टली रेड कलर के लिपस्टिक और उसके रिलेटेड शेयर्स दिखाता है, ताकि वो जो है ना उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ परचेस रेशियो बढ़ जाए और वो अल्टीमेटली चेकआउट करे प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्योंकि कोई भी कस्टमर, देखो, जब
अगर आपका पास लैंडिंग पेज नहीं होता है तब आपका एक होम पेज होता है ना, तो आपको कस्टमर इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर ही प्रोडक्ट सजेशन करने चाहिए, तभी वो चीज़ काम करती है। माइग्लाइम इस चीज़ को अच्छे से जानता था, इसलिए उसने वेब इंगेज का इस्तेमाल किया अपने प्लेटफॉर्म को इंगेजिंग बनाने के लिए और कन्वर्जन रेट को यानी कि चेकआउट रेट को बढ़ाने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ परचेस को बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। यहाँ पे आपको आपके असेट्स को डेवलपमेंट करना पड़ता है। जैसे कि नायका ने क्या किया, जब वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आया, जब उसने D2C सेक्टर के अंदर, ब्यूटी कॉस्मेटिक सेक्टर के अंदर काम करना स्टार्ट किया, तब उसने क्या किया, ब्लॉगिंग्स वगैरह लिखना चालू किया, कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर ध्यान दिया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो उसका असेट बन गया, जिसकी वजह से कस्टमर रिलेशनशिप बढ़ गया। कस्टमर रिलेशनशिप नायका के ऊपर 45% का आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली इतना ही कस्टमर रिलेशनशिप आपको जो है वो माइग्लाइम के ऊपर भी देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है कि माइग्लाइम ने भी कंटेंट मार्केटिंग का इस्तेमाल करके अपने असेट्स बिल्ड करवा रहे, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था कि वो नायका को कॉम्पिटिशन करने के लिए स्क्रैच से सारा कंटेंट मार्केटिंग का काम करे, स्क्रैच से अपने असेट बिल्डअप करे। तो उसने थोड़ा सा 2 कदम आगे की सोची। उसने क्या किया, उसने अपने रेवेन्यू का कुछ हिस्सा लिया, कुछ फंडिंग ली और जाके 2 प्लेटफॉर्म खरीदे। उनमें से एक था पॉपएक्सो। पॉपएक्सो क्या करता है, पॉपएक्सो जो है ना वो लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आपको मेकअप से रिलेटेड, कल के रिलेटेड, मेकअप टिप्स के रिलेटेड जो है वो कंटेंट देखने को मिलता है। पॉपएक्सो के ऊपर 5 करोड़ महिलाओं की कम्युनिटी है जो कि मंथली एक्टिव यूजर्स है पॉपएक्सो की, जो कि पॉपएक्सो के ऊपर जाके आर्टिकल्स पढ़ती है, ब्यूटी टिप्स पढ़ती है, लाइफस्टाइल की टिप्स पढ़ती है। इस स्ट्रेटेजी को जब डेवलपमेंट असेट्स के अंदर जब माइग्लाइम ने पॉपएक्सो को खरीद लिया ना, तब उसका जो कस्टमर मंथली कस्टमर था ना वो 30,000 से बढ़ के 3.5 लाख तक पहुंच चुका था। आज की डेट में ये 5-6 लाख के आसपास है, राइट। उसी के साथ साथ हम ये बात करेंगे कि माइग्लाइम की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है। माइग्लाइम की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना वो है भैया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि माइग्लाइम ने 2 एक्विजिशन की थी जो उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में लेके आई, उसे काफ़ी ज़्यादा मार्केट में स्टैंड आउट मिलने में हिस्सा मिला, उसे एक तरीके से मार्केट में स्टैंड आउट हो सका, जिसकी वजह से जो दूसरी कंपनी थी ना वो ये थी कि वो उसका नाम था भैया फ्लिक्सो। क्या करता है, देखो नायका के पास 3,000 से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है जिनको नायका अप्रोच करता है कि वो अपने अपने ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करे और नायका के प्लेटफॉर्म के ऊपर सेंड करे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जरिए, राइट। इसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं सीधे शब्दों में। माइग्लाइम क्या करता है, माइग्लाइम के पास पूरी की पूरी इन्फ्लुएंसर कंपनी है जिसने उसे खरीदा हुआ है, राइट। माइग्लाइम ने फ्लिक्सो खरीदा था जिसके ऊपर 3.5 लाख से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर आपको देखने को मिलते हैं जो माइग्लाइम को अप्रोच करते हैं, एक तरीके से उनके कस्टमर को माइग्लाइम के प्लेटफॉर्म के ऊपर भेजने का काम जो है ना वो यहाँ से बड़े आराम से फ्लिक्सो के जरिए माइग्लाइम जो है ना वो कर सकता है, राइट। मतलब कि करता ही है भाई, 3.5 लाख से भी ज़्यादा मंथली कस्टमर है। उसी के साथ साथ माइग्लाइम ने क्या किया था, माइग्लाइम जो है ना अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, जिसकी वजह से उसने 3 डिफरेंट कम्युनिटी वाले लोग जो है ना इकट्ठा किए हैं। सबसे पहले वो जो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, सबसे पहले दूसरे नंबर पे वो आते हैं जो कि इन्फ्लुएंसर के अंदर गिने जाते हैं जिन्हें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और तीसरे नंबर पे वो आते हैं जो कि पेरेंटिंग के अंदर काम करते हैं, यानी कि कौन से जो पेरेंटिंग के ऊपर काम करते हैं, जैसे बेबी चक्रा। बेबी चक्रा एक पेरेंटिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको टीच करता है कि आपको अपने बेबी के ग्रोथ के लिए क्या क्या काम करना चाहिए, अपने बच्चे के ग्रोथ के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। इसके ऊपर आज के डेट में 20 लाख से भी ज़्यादा मदर्स जुड़ी हुई है, और माइग्लाइम का ये एम है कि इनके सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मंथली 10 करोड़ के एक्टिव यूजर्स इन्हें बनानी है, राइट। तो ये कुछ थी माइग्लाइम की बिजनेस स्ट्रेटजीज और मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जिसकी वजह से माइग्लाइम को जो है वो नायका के साथ कॉपरेशन करने में हेल्प मिलती है, नायका को डेंट करने में, पर्पल को डेंट करने में हेल्प मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।